डियर फ्रेंड्स, आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो यूनिट नंबर 6 है हमारी, उसमें इन टॉपिक्स की बात करेंगे। विकिरण, ऊष्मीय विकिरण की विशेषताएं और विकिरणों का परावर्तन, अवशोषण एवं पारगमन और आदर्श कृष्ण वस्तु। सबसे पहले हम बात करते हैं विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है। मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिखता हूं कि विकिरण ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें निर्वात में भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। इसका मतलब ये होगा कि इस विधि से हम अगर माध्यम उपस्थित नहीं भी है दो स्थानों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में इस विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव होगा। ठीक है, इसलिए इसे विकिरण नाम हमने दिया है। अब इसके द्वारा जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उसकी हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम ऊष्मीय विकिरण भी कह रहे हैं। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण की विशेषताएं, ये हमारा पहला बिंदु है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऊष्मीय विकिरण जो है वह सरल रेखा में संचरित होते हैं, जैसे प्रकाश। ऊष्मीय विकिरण सरल रेखा में संचरित होते हैं, अर्थात स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है, उसी प्रकार से ऊष्मीय विकिरण भी सरल रेखा में संचरित होती है। दूसरा हम बात करेंगे, ऊष्मीय विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। इनका संचरण निर्वात में भी संभव है। निर्वात में भी ये विकिरण जो है वो गमन कर सकते हैं। जब निर्वात में गमन कर सकते हैं तो उस समय उनका वेग क्या होगा? जो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मीय विकिरण जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, और जब निर्वात में वो गमन करेंगे तो उनका जो वेग होगा वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद हम बात करें ऊष्मीय विकिरण, प्रकाश की जो घटना है उन जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, इस प्रकार की घटनाएं ऊष्मीय विकिरण भी प्रदर्शित करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा ऊष्मीय विकिरण प्रकाश अर्थात लाइट द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाओं यथा हम बात करें परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, उसके बाद व्यतिकरण आदि, जितनी भी प्रकाश की घटनाएं हैं वो उनमें से कई सारी घटनाएं ऐसी हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण आदि, ये भी ऊष्मीय विकिरण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात कर सकते हैं ऊष्मीय विकिरण जो है वह व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। ऊष्मीय विकिरण व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम ये कहेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि माना कि ये कोई सोर्स है ऊष्मीय विकिरण का, और इस बिंदु पर ऊष्मीय विकिरण की मुझे तीव्रता चाहिए। माना कि ये दूरी r है, तो इस बिंदु पर ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता क्या होगी? वह स्रोत से जो दूरी है उसके वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होगी। हम भी कहेंगे इस प्रकार से I प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अर्थात किसी भी बिंदु पर ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता स्रोत से उस बिंदु की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इस प्रकार से व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन। ऊष्मीय विकिरणों की जो तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो आप देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ 0.77 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.37 सेंटीमीटर तक होती है और ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। अवरक्त क्षेत्र जो है हमारा स्पेक्ट्रम का, उसमें होती है। ऊष्मीय विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है, जो हीट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, वो इस रेंज में होगी 0.77 माइक्रोमीटर से 0.37 सेंटीमीटर। और ये इंफ्रा जो स्पेक्ट्रम है हमारा, उसके इंफ्रारेड रीजन में होगी। और ये हमारी जो स्किन है, इसकी सहायता से, त्वचा की सहायता, जो मानव त्वचा है उसकी सहायता से इसे अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये जो ऊष्मीय विकिरण है हमारे, ये उस माध्यम को जिससे पार कर पाते हैं, उसको अवशोषित, उसके द्वारा अवशोषित न होने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। या मैं ये कहूंगा कि जो ऊष्मीय विकिरण है, ऊष्मीय विकिरण उस माध्यम को प्रभावित नहीं करते हैं, उस माध्यम को प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, जबकि उस माध्यम से वो गुजरते हैं। लेकिन यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वह ये माध्यम उन विकिरणों का अवशोषण नहीं करे, एब्जॉर्ब उनको नहीं करे रेडिएशन को। तो जब मीडियम रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हीट रेडिएशन उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये ऊष्मीय विकिरणों की विशेषताएं थी। अब हम बात कर सकते हैं, ये जो विकिरण है जब किसी सरफेस पर गिरेंगे तो क्या होगा। ये ऊष्मीय विकिरण जब सतह पर गिरेंगे तो 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। माना कि ये सरफेस है, इस सतह पर ऊष्मीय विकिरण गिरे तो या तो उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। इस सतह के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाए तो हम उसको कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इस सतह से पार करके दूसरे माध्यम में चले जाएं तो उसको बोलते हैं हम पारगमन या ट्रांसमिशन। पारगमन या ट्रांसमिशन। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कोई भी ऊष्मीय विकिरण जब किसी सतह पर गिरेंगे, हीट रेडिएशन जब किसी सरफेस पे गिरेंगे तो 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। हीट रेडिएशन उसी माध्यम में चले जाए वापस से, दैट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। यह सतह उन विकिरणों को अवशोषित कर ले, एब्जॉर्प्शन। और यदि ऐसा नहीं हो तो ये देखें आप, इस सतह से दूसरे माध्यम में चले जाए तो उसको बोलते हैं पारगमन या ट्रांसमिशन। तो 3 तरह की घटनाएं हो सकती है। अगर मैं ये कहूं कि किसी निश्चित समय में इस सतह पर Q विकिरण आपतित हों, गिरे, तो उसमें से यदि QR रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हो, QA अवशोषित हो और QT ट्रांसमिट हो अर्थात पारगमित हो, तो Q का मान जो है वह QR प्लस QA प्लस QT के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि इस सतह पर निश्चित समय में गिरने वाले विकिरण की मात्रा कितनी हो, Q, उसमें से QR रिफ्लेक्ट हो, QA एब्जॉर्ब हो और QT ट्रांसमिट हो, तो Q की वैल्यू QR प्लस QA प्लस QT के बराबर होगी। अब इसको हम पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 1 इक्वल टू QR बाई Q
प्लस क्यू ए बाई क्यू प्लस क्यू टी बाई क्यू। देन हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू, इसको मैंने लिखना है आर, इसको ए और इसको टी। यहां पर आर ए और टी क्या है? आर कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन गुणांक कह दीजिए, परावर्तन गुणांक कह दीजिए, ठीक है। ए कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण गुणांक कह दीजिए इसको, एंड देन वी कैन से टी, टी हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे पारगमन गुणांक। तो हम ये कह सकते हैं कि आर प्लस ए प्लस टी बराबर 1, अर्थात किसी सतह के लिए परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक और पारगमन गुणांक का योग, ठीक है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब आर को मैं परिभाषित करूं तो परिभाषित किया जा सकता है आर को, ये हो जाएगा क्यू आर बाई क्यू, क्यू आर बाई क्यू। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सतह के लिए परावर्तन गुणांक, ठीक है, क्या होगा? सतह पर, सतह से निश्चित समय में, सतह से निश्चित समय में परावर्तित होने वाले विकिरण की मात्रा, निश्चित समय में परावर्तित होने वाले विकिरण की मात्रा, ठीक है, अपॉन हम कहेंगे सतह पर उसी समय में आपतित विकिरण की मात्रा, आपतित विकिरण की मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से हम परावर्तन गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्टिविटी भी कहते हैं। इसी प्रकार से ए को परिभाषित करना हो, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको भी परिभाषित कर सकते हैं क्यू ए बाई क्यू। इसी प्रकार से आ जाएगा सतह से निश्चित समय में अवशोषित होने वाले विकिरण अपॉन सतह पर उसी समय में आपतित विकिरण, यही परिभाषा आ जाएगी। परावर्तित की जगह अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप पारगमन गुणांक की परिभाषा भी बोल सकते हैं। अवशोषण गुणांक बोल दीजिए इसे ए को, या आप उसकी अवशोषण क्षमता भी बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी उसकी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये बात की है, ये हमने बात की है कि किस प्रकार से विकिरण यदि की सतह पर गिरे तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। इसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि R प्लस ए प्लस टी बराबर 1। यदि किसी सतह के लिए R और T 0 हो जाए तो क्या होगा? तो A का मान 1 के बराबर होगा। A क्या है? क्यू ए अपॉन क्यू बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ क्यू ए बराबर क्यू। ठीक है, यदि किसी सतह के लिए A 1 है तो इसका मतलब क्या होगा? उस सतह के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा उस सतह पर आपतित विकिरण की मात्रा के बराबर होगी। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई सतह विकिरणों को न तो परावर्तित करे न पारगमित करे, तो ऐसी स्थिति में एक ही घटना रह जाती है, अवशोषण की। तो उस स्थिति में सतह के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा सतह के पर आपतित विकिरण की मात्रा के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ए जो है हमारा 1 है। ठीक है, और ऐसी जो वस्तु होगी उसको हम आदर्श कृष्ण वस्तु कहेंगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्ण वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होगी?
हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी या आदर्श कृष्ण वस्तु वह वस्तु है जो जिसमें उस सतह पर गिरने वाले समस्त विकिरणों को वो अवशोषित कर दे। तो अब हम आदर्श कृष्ण वस्तु की यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं। आदर्श कृष्ण वस्तु, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसी वस्तु के लिए ए 1 होगा। हम ये कहेंगे यदि कोई वस्तु या सतह अपने पर आपतित समस्त विकिरणों को, समस्त विकिरण मतलब ऊष्मीय विकिरण की बात करें, ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु आदर्श कृष्ण वस्तु कहलाती है। ठीक है, यहां हमने कहा है कि वह वस्तु उस पर गिरने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर ले, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी क्यों नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी से ना तो विकिरण परावर्तित होंगे ना पारगमित होंगे, अर्थात आर और टी 0 होंगे, ए 1 होगा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आदर्श कृष्ण वस्तु के लिए अवशोषण गुणांक 1 के बराबर होगा। ये हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की हमने बात की। लेकिन नेचर में हम बात करें, प्रकृति में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सकें। अर्थात प्रकृति में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने पर आपके समस्त विकिरणों को अवशोषित कर ले। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं। यदि किसी सतह पर प्लेटिनम ब्लैक या लैंप ब्लैक अर्थात काजल की कोटिंग की हुई हो, तो वह अपने पर आपतित लगभग समस्त विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए, इन वस्तुओं के लिए, इन या ऐसी वस्तु जिन पर इन सतह की, इन पदार्थों की कोटिंग हो, तो उनके लिए ए का मान जो है वो 0.96 से लेकर के 0.98 के मध्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जो है वह 96 to 98% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर भी कुछ विकिरण यहाँ पर रह जाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं यदि ऐसी कोई वस्तु इस पर प्लेटिनम ब्लैक या लैंप ब्लैक की कोटिंग हो, तो उसे आप आदर्श कृष्ण वस्तु की तरह मान सकते हैं, क्योंकि वो अपने पर आपसे लगभग समस्त विकिरणों को अवशोषित कर देगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेरी की आदर्श कृष्ण वस्तु की। फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। फेरी एक साइंटिस्ट था, उसने एक आदर्श कृष्ण वस्तु की कल्पना की। उसे हम फेरी की आदर्श कृष्ण वस्तु कहते हैं, फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। उसने ऐसा इसमें अरेंजमेंट किया है कि यदि कोई रेडिएशन उसके अंदर गिर जाए, आपतित हो जाए, तो वह अवशोषित होकर के ही रहेगा। इसका जो चित्र होगा वो इस प्रकार का होगा। दोहरी दीवार के हमारे पास 2 गोलीय कोष्ठ है। दोहरी दीवार के 2 गोलीय कोष्ठ है। ये देखिए दोहरी दीवार के 2 गोली कोष्ठ हैं हमारे पास, जो कि मेटल्स के हैं, धातु के बने हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर हमने निर्वात वैक्यूम लिखा है। निर्वात इसलिए रखा है
ताकि ऊष्मा संचरण की जो अन्य विधियां हैं चालन और संवहन, उससे ऊष्मा का जो है वो ट्रांसफर संचरण नहीं हो, केवल विकिरण विधि से ही हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पर लैम्प ब्लैक या प्लेटिनम ब्लैक जैसे मटेरियल की कोटिंग की हुई है। इसका जो ओपनिंग है, मुंह है, बहुत छोटा है। इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट व्यास का अभिमुख जो सेक्शन है उस पर हमने एक कोन की स्ट्रक्चर जो है वो रखी है। ठीक है। अब इस वस्तु को हम फैरी की आदर्श कृष्ण वस्तु कह सकते हैं। इसमें यदि कोई विकिरण इसमें प्रवेश करता है इस ओपनिंग से, ठीक है, जैसे माना कि ये विकिरण इसमें प्रवेश किया, तो फिर क्या होगा, इस सतह पर गिरेगा और इस सतह पर गिरने पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी इस सतह की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 96 to 98% वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि फिर भी अवशोषित ना होकर परावर्तित हो जाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर फिर ये या तो अवशोषित हो जाएगा, नहीं तो परावर्तित, फिर अल्टीमेटली ये इस प्रकार से अवशोषित होकर ही रहेगा। अर्थात एक बार कोई ऊष्मीय विकिरण इसमें प्रवेश कर जाए तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन अर्थात जो बहु परावर्तन की घटना है उसके कारण वो अल्टीमेटली उसमें अवशोषित हो जाएगा। ये कॉनिकल सेक्शंस यहाँ पर हमने बनाए हैं ताकि अगर कोई विकिरण सीधा इसमें एंटर भी करे तो भी वह अवशोषित हो जाए। कि बहुत हमने विकिरण के एक बार एंटर होने के बाद उससे बाहर निकलने की जो उसकी कंसेप्ट है उसको हमने काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस फैरी की आदर्श कृष्ण वस्तु में यदि कोई ऊष्मीय विकिरण इस सतह के अंदर आपतित हो जाए तो वह अल्टीमेटली अवशोषित होकर के ही रहेगा। इसलिए इसे हम फैरी की आदर्श कृष्ण वस्तु कहते हैं। थैंक यू।